नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नए हफ्ते की शुरुआत, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। भारतीय बाजार के लिए कई सारे ट्रिगर्स हैं, आईपीओ के अपडेट्स हैं, काफी सारे चेंजेस भी होते हुए दिखेंगे। सब कुछ विस्तार से एक कर आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत जान लेते हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार जिस तरह से भारतीय बाजार की क्लोजिंग हमने देखी, भारी गिरावट के साथ वहां पर ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे, कमजोरी के साथ ही भारतीय बाजार में भी ट्रेड दिखा। ऑफ कोर्स विदेशी बाजार से संकेत, फंड एक्शन, सब कुछ इसके पीछे जवाबदार रहे। लेकिन चलिए एक एक कर जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। आज एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है और फिर विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत भी जानेंगे। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान के साथ 16,945 के लेवल्स पर करीब 74 अंकों की बिकवाली पर ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निक्केई में करीब 200 अंकों की कमजोरी है। हांगकांग के बाजार 100 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की कमजोरी, 156 अंक टू बी प्रिसाइज यहाँ पर गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार शुरुआत कमजोर होती हुई दिख रही है। अब शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन पर आ जाते हैं। अमेरिकी बाजार का ट्रेंड कैसा दिखा ये भी जान लेते हैं। देखिए, नैस्डैक की तरफ से हमने पिछले हफ्ते भारी गिरावट एक बार देखी थी। आईटी स्पेस में लगातार गिरावट के साथ एक दिन ट्रेड दिखा था, लेकिन अब नैस्डैक जो है वहां पर कमजोरी कम रही शुक्रवार को। डाउ जो है वो ज्यादा गिरता हुआ दिखा, 532 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स की तरफ से। एसएनपी 500 में हमने देखा करीब 50 अंकों की बिकवाली, और साथ ही रसेल 2000 जो है वो यहाँ पर करीब 1% तक चढ़कर बंद हुआ है। लेकिन चलिए, विदेशी बाजार में कई सारे संकेत जिस पर हमें फोकस करना है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस भी एक कंसर्न है, साथ ही इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो हॉकिश स्टांस आता हुआ दिख रहा है ब्याज दरों को लेकर, सब कुछ और इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा विस्तार से जानते हैं। आज कुशल हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत इस हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आज के लिए ओपनिंग हो रही है वो तो डेफिनेटली गैप डाउन की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से काफी सुस्ती भरे संकेत, इनफैक्ट कमजोरी के संकेत जो है हमें खासकर डाउ जोन्स दिखाता हुआ नजर आया, जहां पर ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर क्लोजिंग हमें आती हुई नजर आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है अभी वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता, जिससे कहीं ना कहीं अब देखिए जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं और साथ ही जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं काफी बड़े दबाव में थे। इसमें पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो वेल्स फार्गो, पीपल्स यूनाइटेड फाइनेंशियल और साथ ही गोल्डमैन सैक्स जैसे शेयरों में 4% से या फिर 4 से 5% आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर डाउ जोन्स तो दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ ही है, साथ ही S&P 500 ये इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की गिरावट जो है शुक्रवार के सत्र में आती हुई नजर आ रही थी। यूरोपियन बाजारों से भी कमजोर सेट ऑफ जो है नंबर्स आते हुए दिखे, जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली जर्मनी और फ्रांस के इंडेक्स देखें तो वहां पर आधे से 1% की गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही थी। और आगे चलकर अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर किस तरह का डिमांड स्ट्रक्चर बनेगा वो देखना काफी अहम होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 16 तारीख को जहां पर $75 पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा था, अब ऑलमोस्ट $72 पर ये वापस से लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो लगभग 2 दिनों में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट जो है हमें देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कच्चा तेल का जो संकेत है वो गिरावट भरा है, बट डेफिनेटली बाजारों की जो अभी चाल बन रही है वो तो गिरावट की है। अब देखना होगा कि रिवर्सल जो है इस हफ्ते आते हुए नजर आते हैं या नहीं। ओके कुशल, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से हमें बताने के लिए। तो क्लियरली रिवर्सल का इंतजार अब करना होगा, लेकिन करंट लेवल्स को देखें तो विदेशी बाजार जो है कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिली है और साथ ही फ्यूचर्स भी कमजोर रहे। और एशियाई बाजार की आज की शुरुआत भी हम देख रहे हैं जहां पर कमजोरी है। अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि आज अगर एशियाई बाजार अपने आप को दिन के दौरान संभाल लेते हैं तो फिर कह सकते हैं कि एक बार के लिए जो ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार में एफआईआईज का एक्शन कैसा रहा, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। देखिए, एफआईआईज के भी बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 2070 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने करीब 6236 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1480 करोड़ के करीब की खरीदारी आई है। तो अगर कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े को आप छोड़ देंगे, इसके अलावा वायदा बाजार ने हर तरफ, कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईआईज ने यहाँ पर बिकवाली के आंकड़े दिखाए हैं, बिकवाली की है। चलिए ये तमाम संकेतों के साथ चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं
कि इस हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी और हफ्ते की शुरुआत में पहली ट्रेडिंग रेंज क्या बनाएं और कहां पर आपको कॉशियस नजरिया अपनाना है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। विदेशी बाजार से फिलहाल कमजोरी के संकेत हम देख रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसके चलते यूरोपियन मार्केट्स भी परेशान हैं और एशियाई बाजार की शुरुआत, साथ ही फंड एक्शन सर एफआईएस की तरफ से कमजोरी बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। कैसे समझे इन्हें, आज की शुरुआत कैसी होगी और शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत तो है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मिला जुला सा माहौल है, कमजोरी की तरफ ज्यादा है। डाउ गिरा है, हालांकि नैस्डैक संभालने में अपने आप को संभालते हुए दिखा है। रसेल 2000 भी हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन फिर भी जनरली आप हेडलाइन इंडेक्स देखते हैं, डाउ में कमजोरी थोड़ा सा प्रेशर बनाती हुई है। उसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे, वहां भी कमजोरी के संकेत है। एशिया खराब खुलता हुआ दिख रहा है, तो ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर है ओमिक्रॉन के डर की वजह से। और दूसरा ये कि एफआई की तरफ से भी बिकवाली के आंकड़े हैं। थोड़ी रिलीफ की बात ये कि जो बिकवाली के आंकड़े हैं वो कैश मार्केट के ज्यादा है। वायदा कारोबार में थोड़ा सा उन्होंने हाथ रोका है, थोड़ी कम की है बिकवाली तो है, लेकिन थोड़ी कम की है, तो लेकिन है फिर भी नेगेटिव साइड पर ही है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। और जो हमने पिछली बार बाजार को करेक्शन के वक्त 16,780 के आसपास लो बनाते हुए देखा, यानी कि राउंड फिगर में 16,800 समझ लीजिए। अब अगला अहम सपोर्ट 16,800 के आसपास है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज आपके लिए निकल कर आएगी वो 16,800 से 16,925 की रहेगी निफ्टी पर। इस 125 पॉइंट की रेंज में कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। और फ्रेश बिकवाली अब तब बनेगी जब 16,782 के लेवल के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे। ऊपरी स्तरों पर 17,075, 17,150 ये वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होने के संकेत आते हुए दिखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी पर, जहाँ पर कल काफी शुक्रवार को काफी तेज कमजोरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी पर अब जो अगला सपोर्ट है, बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सपोर्ट जो है वो है 35,125 से 35,325, ये 200 पॉइंट की रेंज है जो सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर 35,900 से 35,975 की रेंज है जो हल्की रुकावट की है। तो ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो आज रेंज निकल कर आ रही है 35 से 36,000 की तरफ निकल कर आती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, शुरुआत तो कमजोरी के साथ होगी। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार ओवरसोल्ड है। थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आ सकती है और अगर वो रिकवरी मिले तो उसमें धीमे आप ऊपरी स्तरों पर अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी और एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो शुरुआत कमजोर होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी के चलते हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं, हर लेवल पर जो हम आपको आइडिया दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उस पर नजर रखिएगा। पहली स्ट्रैटेजी आपके टीवी स्क्रीन पर है। सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 16,800 से 16,925 की होगी। ऊपरी रेंज 17,075 से 17,150 की निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, भारी गिरावट हमने शुक्रवार को देखी थी बैंक निफ्टी में, याद रखिए यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज जो है सपोर्ट के तौर पर 35,125 से 35,325, इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। और ऊपरी रेंज जो है 35,900 से 35,975। एक रिकवरी के आने के आसार जरूर दिखेंगे बाजार में, लेकिन उन लेवल्स पर क्या करना है वो जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और स्ट्रैटेजी जो है उसे फॉलो करना होगा। शुरुआत कमजोरी के साथ होने के पूरे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, खबरें कौन सी हैं, अपडेट्स कौन से आए शुक्रवार बाजार क्लोजिंग से लेकर रविवार के पूरे दिन तक, कौन सी खबरें रहीं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। खबरों वाले शेयर्स लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो खबरें हैं, साथ साथ आज काफी सारे ट्रिगर्स भी है और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। अच्छा। एक तो लिस्टिंग होने वाली है श्रीराम प्रॉपर्टीज की, तो वहां आपको नजर रखनी है। 4.5 गुना ये जो आईपीओ है वो भरा था, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इशू प्राइस जो है 118 रुपए का है। इसके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो एंकर निवेशकों का 1 महीना है उसका लॉकिंग पीरियड आज खत्म हो रहा है, तो देखना होगा कि इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने मिलता है। वी-गार्ड जो है आज यहाँ पे स्ट्रैटेजिक निवेश पे बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है, तो इसके लिए वी-गार्ड पे नजर होगी। और विप्रो जो है आज से सेंसेक्स का हिस्सा बन जाएगा और बजाज ऑटो जो है वो बाहर होने वाला है, तो ये भी एक नया एडजस्टमेंट है जो आपको देखने मिलेगा। अपडेट्स दे देता हूँ। सुप्रिया लाइफ साइंसेस यहाँ पे आईपीओ जो है दूसरा दिन 5.69 टाइम्स भर चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है 25.38 टाइम्स भर चुका है। एचपी एडेसिव्स आखिरी दिन करीब 21 टाइम्स जो है इसका आईपीओ भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है 81.24 टाइम्स भर चुका है। अब खबरों वाले शेयर्स, तो यहाँ पे गेल और गुजरात एल्कलीज दोनों पे नजर रखिएगा। सबसे पहले गेल की खबर बताता हूँ। यहाँ पे बोर्ड की बैठक है 23 दिसंबर को,
अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है और 31 दिसंबर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसके अलावा गेल ने गुजरात एल्कलीज के साथ एक करार किया है, एक MOU साइन किया है। बायो इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए करार जो है वो किया गया है, जो क्षमता है 50 KLPD के आसपास रहने वाली है और प्रोजेक्ट पर कुल खर्च जो है करीब 1000 करोड़ के आसपास होगा और इससे सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके लिए गेल और गुजरात एल्कलीज दोनों पे नजर रखेगा। MGL क्योंकि CNG और PNG के दाम जो है उनमें बढ़ोतरी की गई है। CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो और PNG के दाम जो है 1.5 रुपये प्रति SCM के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। CNG के नए दाम जो है 61.5 से बढ़कर अब 63.5 रुपीज़ प्रति किलो के आसपास हो चुके हैं। मोलटेक पैकेजिंग QIP का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। QIP के जरिए करीब 104 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने जुटाए हैं। जो इशू प्राइस रखा गया है 740 का है। 740 के भाव पे 14 लाख शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं। फ्लोर प्राइस जो था वो 722 का था, तो फ्लोर प्राइस के ऊपर इशू प्राइस तय किया गया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो अभी भी करीब 14 रुपये के आसपास का डिस्काउंट है। इरकॉन NHAI से इस कंपनी को 1436 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है और ये प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी को करीब 2.5 साल में पूरा करना है। पेनार इंडस्ट्रीज इस कंपनी को करीब 582 करोड़ के काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। वेयर हाउसिंग, सोलार PV मॉडल्स, स्ट्रक्चरल स्टील्स के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, लोधा ग्रुप, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनसे इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। जिंदल पॉली पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिंदल इंडिया सोलार एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से PLI के तहत PLI के स्कीम के तहत LOA मिला था। वो LOA जो है वो रद्द हो चुका है। बैंक गारंटी के टेक्निकल इशू के चलते LOA जो है वो रद्द हुआ है। इसके अलावा जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट वॉलंटरी डीलिस्टिंग जो है उसको बोर्ड की मंजूरी मिली है। फ्लोर प्राइस 252 रुपीज़ 36 पैसा और इंडिकेटिव प्राइस 253 रुपीज़ का रखा गया है। सिप्ला इस कंपनी को एक इंजेक्शन के लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो ट्यूमर के इलाज के लिए करते हैं। इसके अलावा रेड गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज पिछले हफ्ते इसकी लिस्टिंग हुई थी। गोल्डमैन ने 361 रुपीज़ 71 पैसे के भाव पे 7,20,000 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन ईडलवाइज ने 6,80,000 शेयर्स बेचे हैं और इंटीग्रेटेड कोर टेक्नोलॉजीज ने करीब 8.79 लाख शेयर जो है उनको बेचा है। तो फिर से एक बार रेट गेन जो है उस पर नजर रखिएगा। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना है, ट्रिगर्स भी कई सारे और IPO का अपडेट्स भी हमने आपके सामने रख दिया। वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए एक और खबर है आपके लिए जो जानना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने 7 एग्री कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर तत्काल रोक लगा दी है। कमोडिटी बाजार से जुड़ी इस बड़ी खबर की डिटेल्स जानने के लिए चलते हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा के पास। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या डिटेल्स है उस खबर को लेकर और कहां पर हमें नजर रखनी है। मानसी, ये कमोडिटी मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और सबसे पहले जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि 7 एग्री कमोडिटीज पर तत्काल प्रभाव से 1 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। ये कमोडिटीज हैं सोयाबीन, सोया तेल, मूंग, गेहूं, पैडी, नॉन बासमती और चना और सरसों पर तो पहले ही रोक लगा दी गई थी। इस ऑर्डर के बाद उसका मतलब ये हो गया कि अगले 1 साल तक अब इन एग्री कमोडिटीज में वायदा कारोबार नहीं होगा। चना और मस्टर्ड को जब बैन किया गया था तो उस समय कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि कब तक के लिए बैन किया गया है, लेकिन इस ऑर्डर के बाद ये क्लियर हो गया है कि अब 1 साल तक चना और सरसों में भी वायदा का कारोबार शुरू नहीं होगा। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। इस बड़े कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, खास करके खाने के तेल के दाम, दालों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, इंपोर्ट ड्यूटी कम की, एडिबल ऑयल पर स्टॉक लिमिट लगाई, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना इम्पैक्ट सरकार को लगता था कि होगा बाजार में और कीमतें कम होंगी। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करें आप तो अभी भी 200 रुपए प्रति किलो के आसपास मस्टर्ड ऑयल बिक रहे हैं। लिहाजा ये बड़ा कदम उठाया गया है। एक प्राइस रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि डिमांड सप्लाई के हालात आने वाले वक्त में मार्केट में बने रहें, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है और सेबी को चिट्ठी लिख दी गई है कि तत्काल प्रभाव से इन 7 कमोडिटीज में वायदा कारोबार को यहाँ पर रोक दिया जाए। अब ये अलग डिबेट का इशू हो सकता है कि महंगाई बढ़ने में फ्यूचर मार्केट का, डेरिवेटिव मार्केट का कितना बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन हाँ, एक प्राइस इंडिकेशन इसके जरिए मार्केट को मिलता है। एक डेरिवेटिव मार्केट है और इससे एक प्राइस इंडिकेशन मिलता है। अब क्या स्ट्रांग इनपुट सरकार को मिले हैं
एक्चुअल इनपुट क्या मिले हैं मार्केट से, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन हाँ, डिमांड सप्लाई के हालात बेहतर बने रहें, प्राइस काबू में रहें, इसको देखते हुए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। और अब इन 7 एग्री कमोडिटीज में अगले 1 साल तक कोई फ्यूचर का ट्रेड नहीं होगा। मानसी, बिल्कुल मृत्युंजय, काफी जरूरी खबर हमारे व्यूवर्स तक आप पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया। इन 7 एग्री वहां पर कमोडिटीज के कारोबार पर रोक, वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। इन्फ्लेशन की बात यहां पर कही जा रही है, जिसके चलते ऑफ कोर्स एक डिबेट का टॉपिक हो सकता है जिस तरह से मृत्युंजय ने हमें समझाया, लेकिन खबर पते की बात यह है कि 7 एग्री वायदा कारोबार पर फिलहाल रोक लगती हुई दिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। 2 कॉल्स हैं मेरे पास, दोनों खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय, ईपीएल यानी कि एसएल प्रो पैक पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 213 के टारगेट्स को यहां मानकर चले 199 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अगर बाय कॉल इनिशिएट करके चल रहे हैं 685 के टारगेट्स को मानकर चले, 645 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं और एक बार बाय कॉल इनिशिएट करने के बारे में जेएसडब्ल्यू स्टील पर सोचा जा सकता है। कमजोरी भरे बाजार में हमने एसएल प्रोपैक में अच्छी तेजी देखी। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑफ कोर्स परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन आज खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये रही ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उनकी बाजार को लेकर क्या रणनीति है ये जानते हैं, उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है ये भी समझने की कोशिश, और साथ ही उनके स्टॉक्स भी जानते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कमजोरी तो हम देख ही रहे हैं पिछले हफ्ते से, इस हफ्ते कैसा लग रहा है बाजार का आउटलुक, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स और कहां पर नजर है आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी देखिए, पिछले सप्ताह लगातार हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स पे दबाव देखा था। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल हमें देखने को मिला। एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एफआईएस की सेलिंग का दबाव हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 16,800 का जो इमीडिएट रिसेंट स्विंग लो जो पिछले महीने हमें देखने को मिला था, वो लेवल एक बार फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रीच होते हैं तो यहाँ पे गिरावट और भी गहरा सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस, थोड़ी सी सेल साइड में पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। जब तक 17,100 के लेवल पार नहीं होते तब तक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगता है। यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी 17,100 के स्टॉप लॉस से 16,800 के टारगेट के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो लगातार वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, और 35,900, 36,000 का लेवल जो था वो ब्रीच हो चुका है। वो अब एक इमीडिएट हर्डल बन चुका है, और निचले स्तरों पर देखें तो 35,300 से लेकर 35,000 तक के लेवल हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडेक्स पे बिकवाली की सलाह होगी, और एक बार के लिए खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए मैं ये कहूँगा, जब तक कोई क्लैरिटी हमें, रिवर्सल के इंडिकेशन हमें जब तक नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नीलेश जी, फिर आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? देखिए, बाजार में पिछले सप्ताह थ्रू आउट दी वीक हमें एक आईटी सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन भी देखने को मिल रहा है। तो आईटी अभी भी ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन बना रहेगा। तो एलटीआई इस पर्टिकुलर काउंटर में एक ब्रेकआउट के चलते यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी 6,880 के स्टॉप लॉस से 7,200 के टारगेट के लिए। वहीं बिकवाली का जो ट्रेड है वो है बैंकिंग सेक्टर से बंधन बैंक में। यहाँ पे एक लगातार लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। 274 का स्टॉप लॉस होगा, 255 के टारगेट होंगे बैंकिंग सेक्टर पे, और ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे हमारा ये मानना है कि यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नीलेश जी की आती हुई बंधन बैंक फ्यूचर्स में बिकवाली की रणनीति यहाँ पर नीलेश जी की आती हुई दिख रही है। आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 255 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका जो है 274 का आपको मानकर चलना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और साथ ही एल&टी इन्फोटेक पर भी खरीदारी की राय है। 7,200 की टारगेट, 6,880 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। नीलेश जी शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और अब जान लेते कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी की चाल हम देख रहे हैं यहाँ पर तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, बुलियन मार्केट पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है, और कच्चे तेल की चाल में हम कमजोरी थोड़ी देख रहे हैं। क्या लगता है आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बन रही है?
जी नमस्कार। डेफिनेटली जो ओमिक्रॉन की जो चाल है उसके देखते हुए सेफ हेवन बाइंग हमें गोल्ड में स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है और $1800 के करीब स्पॉट में ट्रेड कर पा रहा है। तो इसके चलते मैं बाय ऑन डिप की सलाह देना चाहूँगा गोल्ड में। डोमेस्टिक मार्केट्स में 48,400 के करीब बाइंग किया जा सकता है और अपसाइड में मेरा मानना है कि 48,800 जो पिछले हफ्ते लेवल्स हमें देखने मिले थे वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। चांदी में भी उसी प्रकार थोड़ी सी लोअर ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन 61,500 600 जोन में बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में 62,500 तक के लेवल देखने मिलेंगे। इसमें एक चीज ये भी है कि रुपी डेप्रिसिएशन का जो असर है वो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइसेस को सपोर्ट कर पा रहा है। ओके तो क्लियरली यहाँ पर अमित जी की स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं। अब गोल्ड में खरीदारी के मौके बनते हुए 48,400 के लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। 48,800 के टारगेट्स को मानकर चले 48,200 का स्टॉप लॉस। सिल्वर में भी बाय कॉल 62,500 के टारगेट्स के लिए 61,200 का स्टॉप लॉस और साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए अब भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। घरेलू बाजार में खरीदारी का मन 5,470 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 5,280 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अमित जी शुक्रिया अपने ट्रेडिंग रेंज और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, कमोडिटी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से हैं एफआईआई के एक्शन में जान लेते हैं। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है जिस पर आपको फोकस करना है। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर CLSE की एक रिपोर्ट आई है। सेल कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, ये टारगेट जो है 1,000 का यहाँ पर दे रहे हैं और सेल कॉल देने की राय। फिलहाल हम रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहे हैं कुछ दिनों से उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड दिख रहा है जहां पर काफी मजबूती थी, अब वॉलेटाइल एक्शन है और इसी के चलते सेल कॉल। अब देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स पर CLSE की रिपोर्ट। नाइका पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। इक्वल वेट रेटिंग इन्होंने इनिशिएट की है और यहाँ पर टारगेट जो है 2183 के से जा रहे हैं। तो नाइका और साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही इन एफआईआर एक्शंस में जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं। आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।